हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या एफआईएस होते हैं, उनके बाइंग और सेलिंग डेटा को ट्रैक करते हैं। क्यों ट्रैक करते हैं? तो इसका एक ऑब्वियस रीजन ये है कि एफआईएस जो होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब हजारों करोड़ों के पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं या मार्केट से बाहर आते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहे तो आप देख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एफआईएस जो है वो हमारे मार्केट में नेट सेलर्स थे, यानी वो इंडियन स्टॉक मार्केट में माल बेच रहे थे। और उस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो अगस्त से लेके अक्टूबर तक हमारा जो मार्केट है वो एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, बल्कि वो ऑलमोस्ट 3.31% नीचे भी गिरा था। और इस टाइम पीरियड में एक्चुअल में एक बड़ा गिरावट होना चाहिए था, लेकिन आजकल हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या डीआईएस है, उनके पास भी अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि आप और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा अल्टीमेटली इन डीआईएस के पास जाता है और डीआईएस उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए एफआईएस का जो सेलिंग प्रेशर था उसको उन्होंने कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया था, जिसकी वजह से बड़े गिरावट के बदले इस टाइम पीरियड में एक कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन वही जब अभी नवंबर और दिसंबर में एफआईएस नेट बायर्स है, यानी वो अभी हमारे मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, तो अभी इस टाइम पीरियड में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 10.57% ऊपर गया है। आई थिंक ये प्रूफ सफिशिएंट होगा ये समझने के लिए कि एफआईएस का जो बड़ा पैसा है वो हमारे मार्केट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। और उसके साथ साथ जो एफआईएस का जो बाइंग और सेलिंग डेटा होता है वो हमें मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल ट्रेंड्स को भी हिंट करता है। और उसके बाद एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट से या जियोपॉलिटिकल इवेंट से या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। तो इसीलिए ये जो लार्जर फैक्टर्स होते हैं, मे बी जिन्हें एक रिटेल इन्वेस्टर उतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता हो, उन फैक्टर्स का इंपैक्ट क्या हो सकता है उसको वो एफआईएस का जो बाइंग या सेलिंग इंक्लिनेशन होता है उससे वो पता लगा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता है कि एफआईएस हमेशा सही हो, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर एफआईएस हजारों करोड़ों के पैसे लगा रहे हैं, उससे पहले उनका जो ऑफिस होता है जहां पर भर भर के एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स को ऑलरेडी एनालाइज कर चुके होंगे, उसका इंपैक्ट एनालाइज कर चुके होंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि एफआईएस हमेशा सही हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी ऐसे जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है वो भी कई बार गलत हुए हैं। तो अभी एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर एफआईएस का हैवी बाइंग हो रहा है, और आज की वीडियो में हम उसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और उस सेक्टर के कुछ एग्जांपल स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे मेहनत के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट्स के लिए जो लाल बटन है इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे हर वीडियो के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए जो बेल नोटिफिकेशन है इसे जरूर प्रेस करें। और वही अगर मान लीजिए आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के कुछ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज का सवाल भी जान लेते हैं। इंडिया का पहला और अकेला सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सा है? जवाब के ऑप्शंस है टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स या अडानी ग्रीन। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। अभी होता यह है कि एफआईएस जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्टॉक्स को भी खरीदते हैं और स्टॉक्स के साथ साथ उस सेक्टर के फ्यूचर्स को भी खरीदते हैं। और जनरली इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स को तब खरीदते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और वही वो फ्यूचर्स को तब बेचते हैं या शॉर्ट सेलिंग करते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के ऊपर नेगेटिव होते हैं या डाउटफुल होते हैं। और अभी ये एफआईएस का बाइंग बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। करंटली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या जिसको बहुत लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नाम से भी रेफर करते हैं, उन्होंने पास्ट 2.5 मंथ्स में अराउंड 19,346 करोड़ वर्थ ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स को बेचा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो फिर से इस सेक्टर के ऊपर बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो बैंकिंग स्टॉक्स को भी खरीद रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी खरीद रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जहां पर स्टॉक्स में उनका नेट बाइंग इस मंथ यानी दिसंबर में अराउंड 26,505 करोड़ के आसपास है। और उसके साथ साथ उन्होंने अराउंड 2,361 करोड़ वर्थ ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी परचेज किया है। और अभी एफआईएस सडनली बाइंग क्यों कर रहे हैं उसका रीजन कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि अभी रिसेंटली जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे वहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के फेवर में इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, और इसी के बेसिस पे वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले साल जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर भी प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने पावर को रिटेन कर सकता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर प्रेजेंट गवर्नमेंट आए या कोई नया गवर्नमेंट आए इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज को लेकर के चलता है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकते हैं या बिजनेस पॉलिसीज हो सकते हैं, और अगर अगले इलेक्शन में भी सेम पार्टी आएगा
तो ये बिजनेस पॉलिसीज आगे भी कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो जो नया गवर्नमेंट आएगा वो अपने खुद के पॉलिसीज लेके आएगा, वो पुराने गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज को कैंसिल कर देगा। ऐसी चीजों की वजह से ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन इलेक्शन रिजल्ट्स जो होते हैं वो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसीलिए अभी जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से ये बोला जाता है कि एफपीआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन मार्केट में फिर से रिवाइव हो गया है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर अभी जो करंट इलेक्शंस है उसका लिंक बैंकिंग सेक्टर से किस तरीके से है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होता है तो पॉलिसी लेवल पे स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मिलता है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट्स करके रखा है, चाहे वो रेलवेज हो, रोड हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो ऑलरेडी सबको पता है, अगर अगले साल गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू होगा तो ये जो ऑलरेडी इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग प्लान है ये एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा फॉर दोज कंपनीज हु विल एग्जीक्यूट दीज प्रोजेक्ट्स। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी ये पैसे कहां से आएंगे? ऑब्वियसली ये पैसे बैंक से आएंगे, जो बैंक्स लोन के रूप में इन कंपनीज को देगा, जिससे क्या होगा, बैंक्स का जो बैलेंस शीट है वो बढ़ेगा, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और बैंक्स में ग्रोथ होगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होगा तो इसका लाइकलीनेस बढ़ जाएगा कि वो बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करे। और वही अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बदल जाता है तो जनरली आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में ये होता ही है कि चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर पुराने पार्टी को किसी प्रोजेक्ट की वजह से क्रेडिट मिल रहा है तो वो उस क्रेडिट को छीनने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बंद ही कर देंगे और अपने खुद के नए प्लान्स लेके आएंगे और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और मोशन में डालने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ डिले हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था तो कई सालों तक उस इनिशिएटिव में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, और अभी चल के उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, जहां पर डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे सेक्टर्स में मेक इन इंडिया का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जहां पर पहले इंपोर्ट्स होते थे, अभी इन सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ एक्सपोर्ट्स के भी प्लान्स है। तो अभी अगर मान लीजिए कल गवर्नमेंट चेंज हो जाता है और अभी नया गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि पुराने पार्टी को इन इनिशिएटिव्स की वजह से क्रेडिट नहीं मिले, और वर्स्ट केस में मान लीजिए अगर वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैंसिल कर देते हैं और अपने खुद के इनिशिएटिव लेके आएंगे, तो उसके बाद इस नए इनिशिएटिव को एस्टैब्लिश करने में और इसमें मोमेंटम क्रिएट करने में हो सकता है कुछ क्वार्टर्स का समय निकल जाए, जिस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। एंड फॉर दीज रीजंस जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हजारों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में और बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए। सो अभी वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में एफआईएस का जो बाइंग हो रहा है उसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि इससे कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे पहले जो बैंकिंग के लार्ज कैप स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सबको फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन सारे कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट्स लास्ट 2 to 3 ईयर्स से कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो वहीं का वहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप इन चारों बैंक्स का पीई रेशियो भी कंपेयर करेंगे तो इनका जो प्रेजेंट पीई रेशियो है ये इनके 5 इयर्स के एवरेज पीई रेशियो, 7 इयर्स के एवरेज पीई रेशियो और 10 इयर्स के एवरेज पीई रेशियो से भी कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यूड भी लग सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और ऑब्वियस रीजन ये भी है कि जब एफआईएस बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली उसका एक बड़ा हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अगर ये चाहे तो भी सारा पैसा छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनीज खत्म हो जाएंगे लेकिन इनके पैसे खत्म नहीं होंगे। एंड फॉर दैट रीजन जनरली ये देखा जाता है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं या जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले इन एफआईएस का एक बड़ा पैसा ऐसे कंपनीज या सेक्टर्स में जाता है। और उसके बाद कुछ और बैंक्स भी है जिन्हें फायदा मिल सकता है, जैसे कि यस बैंक। एंड ऑफ कोर्स कुछ सालों पहले यस बैंक कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा था, जिसके चलते इन द ईयर 2020 एंड 2021 कंपनी ने बड़े बड़े लॉसेस भी पोस्ट किए थे। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई लेड कंसोर्टियम इस बैंक में एक रीस्ट्रक्चरिंग करता है, जिसके बाद से बैंक फिर से रिकवर करने लगता है और बैंक ने उसके बाद से लास्ट 10 क्वार्टर्स में बैक टू बैक प्रॉफिट्स पोस्ट किया है, यानी कंपनी सक्सेसफुली टर्न अराउंड करता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का एनपीए डेटा यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डेटा भी देखेंगे तो सितंबर 2021 में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो 14.97% था और नेट एनपीए 5.5% था। और सितंबर 22 में ये ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होकर 12.9% हो जाता है और नेट एनपीए 3.6% हो जाता है। और उसके बाद यस बैंक क्या करता है, वो अपने बैड एसेट्स को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है, जिसके बाद से इनका ग्रॉस एनपीए हो जाता है 2% और नेट एनपीए हो जाता है 0.9%। और ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है, इसको हमने पहले के वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है। मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करें कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है। देखते हैं किसके कमेंट्स पे लाइक्स ज्यादा आते हैं, और अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो मैं भी आपके कमेंट को लाइक जरूर करूंगा। और उसके बाद अगर आप यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो सितंबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच में एफआईएस ने 4.23% स्टेक बाय किया था, डीआईएस ने 1.96% बेचा था और पब्लिक ने 2.27% स्टेक बेचा था। और वही सितंबर
2022 का क्वार्टर और सितंबर 2023 के क्वार्टर के बीच में FIS का स्टेक 11.24% बढ़ा था, DIS का स्टेक 3.23% कम हुआ था और वही पब्लिक का स्टेक 8.04% कम हुआ था। और उसके साथ साथ अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का भी डेटा देखेंगे तो FIS का जो होल्डिंग है वो 0.15% बढ़ा है, DIS का होल्डिंग 2.49% बढ़ा है और वही पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 2.64% कम हुआ है। तो अभी यस बैंक ने सक्सेसफुली टर्न अराउंड भी किया है और कंपनी ने लास्ट 10 क्वार्टर्स में बैक टू बैक प्रॉफिट्स भी पोस्ट किए हैं और अभी कंपनी का जो NPA है वो भी कम हुआ है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS और DIS का एक बहुत बड़ा स्टेक भी है। और इसके बाद एक और बैंकिंग कंपनी हो सकता है बंधन बैंक। तो अगर आप कंपनी का शेयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2-3 सालों से ये लगातार नीचे जा रहा है और शेयर प्राइस नीचे जाने के कुछ वैलिड रीजंस भी थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 2020 तक बढ़ रहे थे, लेकिन 2021 में इसके प्रॉफिट्स कम हो गए और वही 2022 में इसके प्रॉफिट्स मात्र 126 करोड़ थे और बाद में अभी 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स और मार्जिन्स फिर से रिकवर हो रहे हैं। तभी एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर कंपनी के प्रॉफिट्स अचानक सा इतने कम क्यों हो गए। तो बंधन बैंक बहुत सारे माइक्रो लोन्स देता है। माइक्रो लोन्स यानी ये स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं जिसे बंधन बैंक जनरली बिना कोलैटरल के देता है। कोलैटरल यानी लोन के बदले घर, ज्वेलरी, गोल्ड या किसी भी तरीके के एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता है या कोलैटरल नहीं रखना पड़ता है। और बिना कोलैटरल के ऐसे माइक्रो लोन्स बैंक इसीलिए देते हैं क्योंकि इसके ऊपर उन्हें हायर इंटरेस्ट मिलता है, यानी ये हाई इंटरेस्ट लोन्स होते हैं जिससे बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें लॉसेस होने का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड भी होता है, क्योंकि अगर लोन लेने वाला इन लोन्स के ऊपर डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक के पास किसी भी तरीके का कोलैटरल नहीं होगा जिसे वो बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाए। तो बंधन बैंक ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो लोन्स MSMEs को प्रोवाइड करता था और बंधन बैंक ने ये खुद बोला भी था, उनका मंत्रा है सर्विंग द अंडरसर्व्ड। और जब मुद्रा योजना लॉन्च हुआ था तो वहां पर भी बंधन बैंक जो है वो वन ऑफ द मेजर लेंडर्स था, यानी मुद्रा योजना के अंडर बंधन बैंक वन ऑफ द हाईएस्ट लोन गिविंग बैंक्स में था और मुद्रा योजना में बिना कोलैटरल के अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलता था। लेकिन बाद में इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोविड आने की वजह से जो अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन था वो बहुत सारे डिफिकल्टीज में आ गया था, जिसकी वजह से मजबूरन बहुत सारे लोग लोन्स को वापस नहीं लौटा पाए और इसीलिए जो माइक्रो लोन सेगमेंट था उसमें बंधन बैंक के बहुत सारे डिफॉल्ट्स होने लगे। और बाद में बंधन बैंक ने अपने कई सारे स्ट्रेस्ड माइक्रो लोन्स को कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी बेचा था। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी वो कंपनीज जो बैंक से स्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदते हैं सस्ते दाम पे, जैसे कि मान लीजिए कोई लोन वसूल नहीं हो रहा है और टोटल लोन का वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उसे 5,000 या 10,000 में खरीद लेते हैं और इस 1 लाख के लोन में अगर उन्होंने 15,000 या 20,000 भी रिकवर कर लिया तो यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी फायदा होता है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से बीच में बंधन बैंक के जो नेट प्रॉफिट्स है वो बहुत ज्यादा गिर गए थे, जो अभी फिर से रिकवर हो रहे हैं। तो अभी इसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च 2021 से लेके अब तक यानी सितंबर 2023 तक प्रोमोटर्स का होल्डिंग 0.01% कम हुआ है, FIS का होल्डिंग 2.13% कम हुआ है, DIS ने 15.54% स्टेक खरीदा है और वही पब्लिक ने 13.46% स्टेक बेचा है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्च 2021, मार्च 2022, 23 और सितंबर 2023 तक पब्लिक का जो होल्डिंग है यहाँ पर लगातार कम हुआ है, यानी यहाँ पर पब्लिक ने बेचा है। और वही अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का भी शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग 0.01% कम हुआ है, FIS का होल्डिंग 0.39% बढ़ा है, DIS का होल्डिंग 4.99% बढ़ा है और वही पब्लिक ने 5.36% स्टेक बेचा है। और लास्ट 5 क्वार्टर्स में भी आप देखेंगे कि हर क्वार्टर में पब्लिक ने अपने शेयर्स बेचा है और इन शेयर्स को DIS ने खरीदा है। तो उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक और इस कंपनी में कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसको किया था मिस्टर नीरव मोदी ने और उसके बाद मिस्टर नीरव मोदी लंदन भाग गए और इस स्कैम की वजह से जो कंपनी को लॉस हुआ था उसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज है वो 2018 में -58% था और 2019 में -42% था। और ये फाइनेंसिंग मार्जिन क्या होता है? बैंक का जो कोर बिजनेस होता है, कम इंटरेस्ट पे लोन लेना और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना, वहां पर कंपनी जो मार्जिन कमाता है वो होता है फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज। लेकिन अगर लोन डिफॉल्ट होने की वजह से बैंक को लॉस होता है तो ये फाइनेंसिंग मार्जिन कम हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है। और नीरव मोदी का तो बहुत बड़ा स्कैम था जिसकी वजह से उस टाइम पे कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन -58% और -42% थे। लेकिन 2020 से कंपनी फिर से रिकवर करने लगता है और फाइनेंसिंग मार्जिन -14% हो जाता है, 2021 में -9%, 2022 में भी -9%, 2023 में -7% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -5% का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज कमाता है। तो आने वाले टाइम में अगर बैंक के फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज और भी इंप्रूव होते हैं और ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है तो पंजाब नेशनल बैंक को और भी प्रॉफिट्स के रूप में फायदा हो सकता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो सितंबर 2021 से सितंबर 2023 के बीच में प्रोमोटर होल्डिंग में 0 चेंजेस हुआ है, FIS का स्टेक 0.44% बढ़ा है, DIS का
का स्टेक 2.59% बढ़ा है और वही पब्लिक ने 3.03% स्टेक बेचा है और पब्लिक के पास भी ज्यादा शेयर्स नहीं है, बस 10.41% ऑफ द कंपनी है। और वही अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के होल्डिंग में 0 चेंजेस है। लास्ट 4 क्वार्टर्स में FIS ने 0.94% खरीदा है, DIS ने 0.82% खरीदा है और पब्लिक ने 1.75% स्टेक बेचा है। और अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो हर क्वार्टर में लगातार कम हो रहा है, यानी यहाँ पर पब्लिक बेच रहा है और उन शेयर्स को FIS और DIS खरीद रहे हैं। तो इसके बाद एज अ नेक्स्ट स्टेप बहुत सारे लोगों ने अडानी विल्मर के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे थे और अडानी विल्मर के ऊपर ऑलरेडी हमने लास्ट वीक एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। अगर आप चाहे तो यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।